हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआईपी गोड्डा में। आज हम लोग मॉडल सेट के फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि जैक द्वारा निकाला गया है। ठीक है, हर साल निकालता है, उसी तरह अब की बार भी निकाला है जैक के द्वारा। किधर चल गया, किधर किधर किधर, हाँ ठीक है। चलिए, तो चलिए निकालते हैं और सॉल्यूशन करते हैं मॉडल सेट का। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई आधार में इकाइयों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, एसआई में आधार इकाइयों की संख्या, तो आधार का मतलब मूल, तो कितना मूल मात्रक होता है। तो हम आप लोग को बताए थे कि मूल मात्रक कितना होता है, 7। 7 मूल भौतिक राशि होता है। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो बच्चों, एक प्रकाश वर्ष बराबर किसके बराबर होता है, बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बच्चों, तो हम बताए थे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष यहीं पर लिखते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। कितना होता है, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुरुत्व स्थिरांक का विमीय सूत्र। तो बच्चों, गुरुत्व स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है, तो चलिए देखिए निकाल के बताते हैं आपको। देखिए, कोई भी बीमा वैसे जल्दी याद नहीं रहता, आप सिर्फ बल का बीमा याद रखिए। ठीक है, तो देखिए एफ इज इक्वल टू, यहीं पर निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर, यही होता है। तो हमको चाहिए जी का फॉर्मूला, तो जी को यहाँ से करते हैं फ्री, क्या हो जाएगा, जी m1 m2 इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर। तो हमको जी चाहिए, तो जी को यहाँ से फ्री करते हैं, क्या हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर बाय m1 और m2। तो बच्चों, यहाँ पर बल का बीमा पहले रख देते हैं। तो बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा होता है mlt पर पावर -2। और यहाँ पर दूरी है, दूरी का बीमा क्या होता है, L2 होता है। ठीक है, अब बटा यहाँ पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा, m, और ये भी द्रव्यमान है, इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, m। ठीक है बच्चों, तो एक m से एक m खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, इसको चलिए ऊपर लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा, m-1, ये जो नीचे में इसको ऊपर लेके, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ पर एल है, क्या हो जाएगा, एल पर 3 और टी पर पावर -2। ठीक है बच्चों, चलिए ये निकल गया जी का बीमा। देखिए कौन सा होगा, m-1 L3 टी पर पावर -2, देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, औसत वेग क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि देखिए चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से हल करते हैं, इसको पेस्ट करके चलते हैं अपना क्या कहता है, वन नोट पर। ठीक है, यहाँ पर और बढ़िया से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं पहले। चलिए तो पेस्ट इसको कर लेते हैं। एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान वेग, मतलब समान समय के लिए, ठीक है, पहले जितना समय में चला और उसके बाद उतना ही समय में वो बाकी का डिस्टेंस चलता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए मान के चलिए मान के चलिए कोई व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये चल रहा है इधर से इधर की तरफ चल रहा है v1 के स्पीड से। कितना के स्पीड से चल रहा है, v1 के स्पीड से। ठीक है, v1 के स्पीड से चल रहा है। अब देखिए बच्चों क्या है, तो कितना टाइम के लिए चल रहा है, तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक चलता है टी समय तक। कितना समय तक, टी समय तक चलता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना तय कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो तय कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक का मान के चलिए दूरी तय कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक।
और ये दूरी है x1, कितना दूरी है x1, ठीक है। और फिर बोलता है कि फिर ये फिर से t समय के लिए चलता है। अब जो है इसका स्पीड अलग हो जाता है, इसका स्पीड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखिए अब जो है ये बच्चा चलने लगता है v2 के स्पीड से, कितना की स्पीड से, v2 के स्पीड से, कितना समय के लिए, t समय के लिए, और कितना दूरी तय करता है, x2 दूरी तय करता है, ठीक है बच्चों। तो बोलता है कि आप जो है इसका औसत वेग क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग, औसत वेग इज इक्वल टू क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो बच्चों कुल विस्थापन देख लीजिए कितना है, x1 और प्लस कितना, x2। तो कुल विस्थापन हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है, बटा कुल समय कितना हो जाएगा बाबू, तो कुल समय हो जाएगा यहाँ का t और प्लस फिर उधर का t, तो कुल समय कितना हो जाएगा 2t। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है x बाई टी। तो यहाँ से अगर x को हम फ्री करेंगे क्या हो जाएगा, x को करेंगे vt हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1t, क्योंकि समय तो t ही है। उसी तरह अगर हम x2 निकालें तो क्या हो जाएगा, v2t, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं दोनों के वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर रखते हैं हम x1 के जगह में क्या रख देंगे, x1 के जगह में रख देंगे v1t प्लस x2 के जगह में रख देंगे v2t, अब बटा t प्लस टी कितना हो जाएगा बच्चों, 2t, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से समय को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, समय को अगर हम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा v1 प्लस v2 अब बाय 2t, ठीक है बच्चों। तो t से t खत्म। तो देखो क्या हो गया, औसत वेग क्या निकल गया, औसत वेग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, औसत वेग बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाय 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए ये सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न को चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये तो सॉल्यूशन हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो बोल रहा है कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, अधिकतम न्यूनतम शून्य जी। तो देखिए प्रक्षेप वक्र क्या होता है, तो जब ऐसा देखिए ऐसा है, ठीक, किसी चीज को अगर हम कुछ कोण पर फेंकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये जाके धीरे 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 ऐसे आके यहाँ पर आके गिर जाएगा, ठीक है। तो जब ये कण अपना पीक पर होगा, मैक्सिमम ऊंचाई पर होगा, तो देखिए यहाँ पर जब ये कण होगा तो नीचे की तरफ एक त्वरण लगता है, इस कण पर नीचे की तरफ एक त्वरण लगता है जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, जिसको हम लोग जी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जब कण मैक्सिमम ऊंचाई पर रखता है तो नीचे के त्वरण लगता है, नीचे की तरफ एक त्वरण लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्व त्वरण। तो ये जो त्वरण है किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, जी के बराबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बोल रहा है कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होता है। तो याद रखिएगा जो कोणीय वेग का दिशा होता है वो घूर्णन की धुरी की ओर होता है बच्चों, किसकी ओर होता है, घूर्णन की दूरी की ओर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रक्षेप वक्र का पथ होता है। तो भैया देखिए अभी तो हम आपको बताए थे, ये है ये, और ऐसे करके किसी चीज को फेंकते हैं तो इस तरह के पथ को बोला जाता है बाबू परवलय। क्या बोला जाता है, इस तरह का अगर कोई पथ है तो इसको क्या बोला जाता है, परवलय बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका पथ कैसा हो जाता है, परवलयकार हो जाता है, कैसा हो जाता है, परवलयकार, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितना है। तो बच्चों इस प्रश्न में बोल रहा है कि किसी सदिश का अगर शून्य करना है तो कितना असमान सदिश मिलके उसको शून्य कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे देखिए मान के चलिए कि एक सदिश हम ले लेते हैं 3i, 3i ले लिए, ठीक है बच्चों। अब जब हम 3i ले लिए तो इसको अगर हमको जीरो करना है तो कितना लिखेंगे, 3i, ठीक है। ये मिलके इसको क्या कर देगा, ये मिलके इसको जीरो कर देगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में ये तो दोनों समान सदिश ना हो गया बाबू, ये तो 3i ये तो दोनों समान सदिश है। हमको प्रश्न में बोल रहा है कि असमान सदिश, तो असमान सदिश अगर 3 है, 3i कैप है, तो यहाँ पर ले लेते हैं -2i कैप, ठीक है। तो देखिए अब तो जीरो नहीं होगा, फिर -1 आई कैप ले लेते हैं। देखिए कम से कम कितना सदिश हुआ, 3 सदिश हुआ, 3 असमान सदिश हुआ। देखिए 3 2 1, तो कितना असमान सदिश मिलके इसको, अब देखिए अब शून्य होगा ना, तो 3 असमान सदिश कम से कम होना चाहिए किसी सदिश को शून्य करने के लिए। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल होगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज रुका हुआ है कहीं किसी समतल में या कहीं रुका हुआ है तो उस पर घर्षण बल क्या होता है बच्चों, उस पर घर्षण बल हो जाता है 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 4 kg और 5 kg, 4 kg, यहाँ पर दो ठो बॉल बनाते हैं, एक को लिखते हैं 4 kg, 4 kg, ये 4 kg का एक बॉल है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एक 5 kg का बॉल है, तो चलिए यहाँ पर 5 kg का एक बॉल बनाते हैं। ठीक है, ये 5 kg है, ये 5 kg है। ठीक है, 5 kg के वाले दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है, मतलब इसमें जितना बल लगाया इसमें भी उतना ही बल। तो मान के चलिए इसमें हम लगाते हैं F1 बल और इसमें लगाते हैं हम F2 बल। ठीक है, F2 बल लगाते हैं, तो मतलब क्या होगा कि F1 और F2 क्या हो जाएगा, F1 और F2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है दोनों में समान ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, हल्का पिंड मतलब 4 kg का, त्वरण कितना है, A1 इज इक्वल टू त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा, मतलब कि इसका त्वरण को अगर हम A2 मान लें तो यही A2 का त्वरण पूछा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों का जो बल है वो क्या है, बराबर है, कहने का मतलब F1 इज इक्वल टू हो जाएगा इधर F2। ठीक है, तो F1 को हम लिख सकते हैं, वो F बराबर होता है ma, तो हो जाएगा M1A1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा M2A2। ठीक है, तो M1 का मान देखिए कितना, M1 का मान है 4 kg, 4 kg मत लिखिए यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा कलर को चेंज, हाँ तो देखिए कितना हो जाएगा 4, और क्या कहता है ए का मान कितना, ए का मान है, ए भैया ये तो बहुत ही मोटा हो गया रे। ठीक, ए का मान कितना है 2, कितना है 2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा M2 का मान तो पता नहीं, तो M2 का M2 लिख दीजिए। अभी M2 का भी मान पता है, M2 का भी मान पता है, देखिए M2 का मान कितना है, काला ही कलर कर लेते हैं, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो M2 का मान है बच्चों देखिए 5 है, कितना है 5, और A2 का मान तो पता नहीं, A2 निकालना ही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो 4 दूना 8 इज इक्वल टू 5A2, तो यहाँ से अगर A2 को फ्री करेंगे क्या हो जाएगा 8/5, जो कि हो जाएगा 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है। बोल रहा है कि पिंड का जो द्रव्यमान है वो बराबर है उसमें उस पर लगने वाला बल और उसके त्वरण की। ठीक है, तो इस द्रव्यमान को बोला जाता है बच्चों जड़त्व द्रव्यमान। क्या बोला जाता है, जड़त्व द्रव्यमान। ठीक है, एक होता है गुरुत्व द्रव्यमान भी, जैसे हम लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान है M1 और M2, ये इसको क्या बुलाता है, गुरुत्व द्रव्यमान। लेकिन अगर M इज इक्वल टू F/A है तो इसको क्या बुलाता है, इसको बुलाता है जड़त्व द्रव्यमान बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्या बोल रहा है कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखिक संवेग क्या होता है। फायरिंग से पहले गोली क्या है, रुका हुआ है, मतलब भी क्या है, 0 है। अगर भी 0 है तो संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू एम भी होता है। तो अगर भी ही 0 है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कहाँ पर लगता है बच्चों, तो दो अलग अलग निकायों पर कार्य करता है। क्रिया बल होता है कि जिस पर, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं,
चल रहे हैं ऐसे करके, ये पैर है और ये जमीन है, तो जमीन पर ये नीचे की तरफ बल लगाता है, जिसके कारण जमीन भी ऊपर की तरफ क्या लगाता है, प्रतिक्रिया बल लगाता है। तो ये दो है, दो निकायों के, दो अलग अलग निकायों पर कार्य करने वाला बल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। तो देखिए भैया, गतिज ऊर्जा में क्या होगा, जैसे स्थितिज ऊर्जा ही किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। स्थितिज ऊर्जा ही किसमें बदल जाता है बच्चों, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh, क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, m का मान देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है m कितना है, 100 kg है, तो m के जगह हम रख दीजिए 100 kg। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई तक, तो बच्चों g का मान हम लोग ले लेते हैं 9.8, कितना ले लेते हैं, g इज इक्वल टू कितना लेते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो g का मान हो गया यहाँ पर 9.8, और h कितना है बच्चों देख लीजिए, तो h है 10, तो यहाँ पर दे दीजिए 10, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो आ जाएगा नीचे में 10, तो 10 से 10 खत्म गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 9800, कितना आ जाएगा, 9800। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर होगा इसका, 9800 जूल। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षी बल है। तो भैया आपको बताए थे कि असंरक्षी और संरक्षी बल क्या है, तो जैसे अभी आपको बता देते हैं कि संरक्षी और असंरक्षी बल 1 मिनट में। जैसे देखिए, वैसा बल जब हम किसी उस पर बल लगाते हैं और अगर हम उसको छोड़ दिए तो अगर अपने ही जगह पर फिर से वापस आ जाता है तो उसको हम लोग संरक्षी बल बोलते हैं। जैसे देखिए, आप मेरा बात को समझिए, जैसे मान के चलिए यहाँ ये है स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग बना देते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, और स्प्रिंग को ऐसे करके दाबते हैं तो दब जाएगा, यहाँ पर मान के लिए चल आया, और जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से अपने जगह पर चल आएगा। तो ये जो स्प्रिंग बल है वो एक तरह का क्या है, संरक्षी बल है। उसी तरह कोई पिंड यहाँ पर है जमीन में, इसको हम ऊपर उठा के ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठा के छोड़ देते हैं तो क्या होगा, फिर से ये पिंड ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए जहाँ से छोड़े थे फिर वहीं वापस आ गया, तो देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी क्या है, ये भी संरक्षी बल है। लेकिन जरा बताइए, एक वस्तु है, यहाँ से हम इसको धकेल के यहाँ पर ले आए, लेकिन इससे अगर हम बल हटा लेंगे तो क्या ये अपने जगह पर फिर से वापस जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल है, ये घर्षण बल क्या है बच्चों, असंरक्षी बल है। क्या है, असंरक्षी बल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है, तो क्या हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है बच्चों, असंरक्षी बल है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है उसे बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है। तो बल द्वारा क्या गया कार्य पूछा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कि क्या गया कार्य क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, पहले डाटा बना लेते हैं। दिया हुआ है कि एक पिंड 50 न्यूटन का बल, ठीक है, तो मतलब क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ, एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन, और थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री के 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है। मतलब विस्थापन दिया हुआ है, एस बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ का मान देखिए बच्चों कितना है, 50, एस का मान कितना है, एस का मान है 10, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 50 गुना 10, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो 2 पंचे 10 कट गया, 25 25 कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो कार्य कितना निकल गया, 250 जूल निकल गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि एक बैले नर्तकी, मतलब डांस करने वाली एक
अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उपयोग करती है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, मतलब जो घूम घूम के जो नाचती है, घूम घूम के नाच, तो क्या हो जाएगा बाबू इसका अगर कोई चीज घूमने वाला कहीं पर भी बात हो रहा है तो वहां पर किसका सिद्धांत लगता है? कोणीय गति का संरक्षण। क्या किसका सिद्धांत लगता है? कोणीय गति का संरक्षण। हालांकि कोणीय संवेग यहाँ पर होता है, यहाँ पर गति दिया गया है, क्या होता है? कोणीय गति का संरक्षण। ठीक है, चलिए तो ये लगाइए डी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, अक्ष की भिन्न विन्यास पर इस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान की वितरण की प्रकृति पर, और घूर्णन की दूरी पर। जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू होता है बच्चों एम आर स्क्वायर। तो मतलब द्रव्यमान पर दूरी पर, ये जो दूरी है ना, ये घूर्णन अक्ष से ही दूरी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये घूर्णन अक्ष है, तो यहाँ पर एक, यहाँ से यहाँ पर एक पिंड को ले लेते हैं, ये घूम रहा है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान और ये दूरी है। तो देखिए घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण का घूर्णी अनुरूप है। जैसे कि बच्चों हम आप लोग को बताए थे कि रेखीय गति और कोणीय गति में जब तुलना कर रहे थे, तो जैसे हम लोग आपको बताए थे ना कि वेग के बदले में हम लोग क्या, ओमेगा का काम कौन करता है? भी करता है। जैसे विस्थापन का काम कौन करता है? इसमें थीटा करता है। उसी तरह बच्चों बताए थे कि जो जड़त्व आघूर्ण है, अच्छा, जो द्रव्यमान का काम है घूर्णन गति में कौन करता है? वो करता है जड़त्व आघूर्ण। उसी तरह बाबू जो काम बल करता है वही काम घूर्णन गति में कौन करता है? टॉर्क करता है। कौन करता है? टॉर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का काम कौन करता है बाबू? देख लीजिए, टॉर्क का काम करता है बल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बल। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जी का मान कहाँ पर शून्य हो जाता है? तो जी का मान बच्चों बता देते हैं, जी का मान हो जाता है पृथ्वी, ये है, सॉरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी ये है। ठीक है, गोल नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी है। ठीक, अब इसका जो मान होता है, ये सेंटर, केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है जी का मान कहाँ शून्य होता है? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर। नहीं भैया, ये नहीं होगा। बोल रहा है पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर पर। सही बात है भैया, ये जो त्रिज्या है इसके तो आधे व्यास के बराबर ही होता है ना त्रिज्या का। गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या, अच्छा क्या बोल रहा है यहाँ पर भैया? पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर, गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर। ठीक है, ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में न, गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी की आधी त्रिज्या नहीं, पृथ्वी के आधे व्यास के गहराई पर। कहाँ पर हो जाता है? पृथ्वी के आधे व्यास के गहराई पर। देख लीजिए, पृथ्वी का आधा व्यास यही है, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो फुल व्यास हो जाएगा, तो आधा व्यास केंद्र पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर। बोल रहा है कि गुरुत्व स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। तो भैया गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? ठीक है बच्चों, तो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू होता है -G m1 m2 और बाय क्या होता है? R होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर बच्चों अगर हम R को 0 कर दें, R को क्या कर दें? R को अगर हम 0 कर दें, ठीक है, तो U बराबर देखिए क्या हो जाएगा? R को 0 करेंगे तो U बराबर हो जाएगा -इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और यदि हम R को इन्फिनिटी कर दें, R को क्या कर दें? मतलब दूरी को इन्फिनिटी कर दें। R दूरी को अगर इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पर -इन्फिनिटी है, मतलब ये बहुत कम है, और कम से कम 0 है तो ये पॉजिटिव है, तो यही ज्यादा हो गया। तो अधिकतम कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। भले ही 0 है लेकिन ये इससे अधिक है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है
वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो भैया किस पर? उपग्रह के द्रव्यमान, इसकी कक्षा की त्रिज्या, कक्षा के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। तो देखिए भैया, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है टी इज इक्वल टू, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आर का क्यूब बाय जी एम। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो पृथ्वी की त्रिज्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये किसका है? मास है, यह पृथ्वी का मास। लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं पर भी क्या सैटेलाइट का मास है? सैटेलाइट का मास है, जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, उसका तो द्रव्यमान कहीं पर नहीं है। तो जो ये आवर्तकाल है, ये जो आवर्तकाल है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? उपग्रह का द्रव्यमान पर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा होगा। ठीक है, तो संग्राहक प्रत्यास्थ ऊर्जा होगा, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाय वाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार के लिए टूटने वाले बल आघात को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो चलिए तो हम इसको पेस्ट कर लिए वन नोट पर। ये कह रहा है कि ये कह रहा है, किधर गया? कह रहा है कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है। तो ये ग्राफ की मदद से देखिए क्या कह रहा है। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है स्ट्रेन और स्ट्रेस, मतलब कि विकृति और प्रतिबल की। मतलब जितना ज्यादा विकृति होगा उतना ही ज्यादा प्रतिबल होगा, ये हुक का नियम मतलब यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये हुक के नियम को बताता है। और अगर हम ज्यादा मतलब कि विकृति बढ़ाएंगे तो इष्ट मतलब प्रतिबल और ज्यादा बढ़ाएंगे तो विकृति क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये टूटने के कगार में आएगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट, जिसको बोला जाता है क्या? हिंदी से बोला जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, इसको बोला जाता है हिंदी से तन्य सामर्थ्य। क्या बोला जाता है? तन्य सामर्थ्य। ठीक है, तो तन्य सामर्थ्य के बाद ये क्या हो जाता है? टूट जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तन्य सामर्थ्य। क्या हो जाएगा? तन्य सामर्थ्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? चलिए आते हैं फिर से अपने प्रश्न में। ठीक है, कह रहा है कि श्यानता। तो श्यानता क्या है बच्चों? श्यानता है किसी भी द्रव के गुण को बताता है ये श्यानता। ठीक है, कौन सा द्रव कितना ज्यादा गाढ़ा है, कौन सा द्रव कितना पतला है, उसके गुण को कौन बताता है? श्यानता बताता है। कौन बताता है? श्यानता बताता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या करने से जो है इसका श्यानता कम हो जाएगा? बोल रहा है कि ताप के बढ़ाने से गैसों की कम हो जाती है, मतलब श्यानता जो है ना, गैसों की श्यानता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ताप में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ का जो श्यानता है बोल रहा है कि बढ़ जाता है? नहीं। बोल रहा है कि ताप में कमी के साथ गैसों का श्यानता बढ़ जाता है? नहीं। ताप में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की जो श्यानता है वो क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है, मतलब वो पतला हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होता है? पतला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर 25। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? कोशिका नली में एच ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है। यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी होगा, ऊपर से बहेगा, ऊपर से नहीं बहेगा। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से नहीं बहेगा, ऊपर से नहीं बहेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि 60 गुना 10 पर पावर -3 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 केजी के भार को सहारा देता है। खंभे पर कितना दाब पड़ता है? भैया दाब मतलब पूछा है भैया प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है F/A। ठीक है, F कहां पर दिया हुआ है? भार दिया हुआ है। भार ये क्या है? ये तो एक तरह से मास दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग वजन बोलते हैं ना, दरअसल वो क्या है? एक तरह से मास है। उसको हम लोग जी से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? जैसे m दिया हुआ है कितना? 60 केजी।
60 kg, ये मास दिया हुआ है। इसको अगर हम जी से गुना करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, तो m बराबर हो जाएगा 60 गुना 9.8, ठीक है, 60 गुना 9.8, ये जी होता है। और ए कितना दिया हुआ है बच्चों, ए दिया हुआ है प्रश्न में, ए देख लीजिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60 गुना 10⁻³ मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का, मीटर पर स्क्वायर नहीं। तो बल के जगह में बल का मान रख दीजिए, बल ये निकल गया, ये इसको अगर हम 9.8 से गुना करेंगे इस द्रव्यमान को तो क्या निकल जाएगा, ये बल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बल। तो चलिए बल का मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा 60 गुना 9.8 अब बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है बच्चों, क्षेत्रफल है 60 गुना 10⁻³ ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे 60 से 60 कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.8 गुना 10⁻3, कितना हो जाएगा 9.8 गुना 10⁻3, ठीक है। पावर शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो पानी का आयतन क्या होता है। तो भैया देखिए इसके लिए वो ग्राफ हम आपको बताते हैं, उस ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है। तो हम जो है ना घनत्व, और देखिए इसके लिए ग्राफ बताते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हाँ चलिए, तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ये ठीक। अब हम इधर की तरफ जो है ना, इधर इधर लेते हैं ताप को, किसको लेते हैं, ताप, ताप, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, और इधर लेते हैं हम घनत्व को, घनत्व। एक चीज आपको भी पता है कि अगर घनत्व ज्यादा हो जाएगा, घनत्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आयतन तो कम ही ना होगा भाई, अगर घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है 0, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, इधर की तरफ है 1, इधर यहाँ पर 2, 3, ओहो 3, इधर क्या है 4, ठीक है 4। चलिए उसी तरह इधर भी है, इधर है, इधर मान लेते हैं 0.01, इधर है 0.02, इसी तरह करते करते मान के चलिए यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एक मतलब जो घनत्व का मात्रक है, घनत्व का मात्रक इधर ले लेते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। 27 नंबर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब ले लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब रे बबुआ, अब रे बबुआ, देखिए अब घनत्व 4 ये जो ग्राफ है ये एक प्रैक्टिकल करके साइंटिस्ट बताया इस ग्राफ को। देखिए जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका जो घनत्व है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम ये 1 हो गया, ठीक है। तो ग्राफ जो बनाया तो ग्राफ ऐसे करके था, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। तो 4 डिग्री तक देखिए, 4 डिग्री तक, 4 डिग्री तक देखिए जो इसका घनत्व है, 4 डिग्री तक क्या इसका घनत्व ज्यादा हो गया। उसके बाद देखो क्या है कि 4 डिग्री तक इसका घनत्व बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, जो लिक्विड है उसका घनत्व 4 डिग्री तक क्या हुआ, बढ़ रहा, बढ़ रहा। 4 डिग्री के बाद जो है उसके बाद क्या होने लगा, घटने लगा, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री तक जब इसको गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ने का मतलब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो और पास पास आ गया तो आयतन क्या हो जाता है, आयतन घट जाता है, क्या हो जाता है, आयतन घट जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात, रेखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो भैया देखिए हम आपको बता देते हैं, 3 तरह का विस्तार होता है। एक होता है रेखिक,
रेखिक, ठीक है, रेखिक रेखिक विस्तार, रेखिक विस्तार, अबे विस्तार, इसको हम लोग बोलते हैं, विस्तार गुणांक को हम लोग बोलते हैं अल्फा से। किससे बोलते हैं? अल्फा से, एक नंबर। उसी तरह दूसरा नंबर एक होता है क्षेत्र, क्षेत्र विस्तार गुणांक, इसको हम लोग किससे बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बीटा से। किससे लिखते हैं? बीटा से। उसी तरह 3 नंबर, उसके बाद होता है आयतन, आयतन विस्तार गुणांक, इसको हम लोग किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं गामा से, ठीक है बच्चों, गामा से। और गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा, क्या होता है? 3 अल्फा। और बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू तो अल्फा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात किसका किसका बोला है बाबू? क्वेश्चन में बोल रहा है रेखिक, रेखिक का मतलब पहले ये वाला, तो ये वाला को पहले लिखते हैं रेखिक अल्फा, ठीक है। अनुपात, आयतन, आयतन मतलब ये गामा, गामा, ठीक है ना, देखो ना आयतन। उसके बाद लिखा है किसका? उसके बाद लिखा है क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब यहाँ क्षेत्र, इसको क्या लिखते हैं? बीटा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा का तो ये अल्फा ही रह जाएगा। अनुपात, गामा के जगह हम देखिए क्या लिखेंगे? 3 अल्फा, ठीक है। फिर अनुपात, अब बीटा के जगह हम क्या लिखेंगे? 2 अल्फा। ओ सॉरी सॉरी, उल्टा पुल्टा लिख दिए हम, उल्टा पुल्टा लिख दिए ना। देखिए अल्फा की जगह में अल्फा, और इसके जगह में क्या होता है? यहाँ पर अल्फा है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 3 गामा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बीटा है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, तो क्या हो जाएगा? सारा सारा हो गामा बोल रहे हैं, अल्फा, सारा अल्फा क्या हो जाएगा? कट गया, तो क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 2, क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 2। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उष्मागतिकी का शून्यवा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है अवधारणा की ओर ले जाता है, किस ओर ले जाता है? तो आंतरिक ऊर्जा उष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है? शून्यवां नियम क्या भैया? तो शून्यवां नियम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान के चलिए एक वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है, एक है ए, एक है बी और तीसरा है सी। तो बोलता है कि अगर ए और सी का टेम्परेचर बराबर होगा, और अगर बी और सी का टेम्परेचर अगर बराबर होता है, ए और सी का टेम्परेचर क्या होता है? बराबर रहता है, और बी और सी का टेम्परेचर बराबर रहता है, तो ऑटोमेटिकली ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बताता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या बोल रहा है यहाँ पर? उष्मागतिकी शून्यवान किस अवधारणा की ओर ले जाता है, तो किधर किसका बात करता है? इससे हमको टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है? तो मायर सूत्र इज इक्वल टू, मेयर फॉर्मूला क्या होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। इसको याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है। जैसे देखिए बोल रहा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाता है, तो भैया उष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए क्या कहता है। मान के चलिए किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं, ऐसे हम सिंपल उदाहरण देते हैं, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए क्या है? वो डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस कार होता है, क्या होता है? कार। तो कार इज इक्वल टू होता है पी इंटू डी भी, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या होता है? पी इंटू डी भी। इसी का मतलब ये होता है पी इंटू डी भी। देखिए कहना क्या चाह रहा है, उष्मागतिकी का जो है नियम वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि अगर हम इसको क्यू हीट देंगे, क्या हीट देंगे? क्यू हीट, तो क्या करेगा कि जो ये जो है ना ये डी यू, ये ऊर्जा है, क्या है? ऊर्जा है। तो ये डायरेक्ट ही काम करना शुरू नहीं कर देगा। ये मान के चलिए तावा है, जैसे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं? तो जैसे उसको हम गर्म करते हैं, जैसे हीट देते हैं क्या तुरंत ये काम करने लगता है? तुरंत रोटी सेकने लगते हैं? नहीं ना, हम इसको गर्माते हैं। मतलब क्या होता है कि इसके जो अंदर का जो है आंतरिक ऊर्जा, उसको क्या होता है? बढ़ाता है। जब ये आंतरिक उसका बढ़ जाता है तब हम उसमें मतलब रोटी कर देते हैं या कुछ करते हैं, तब ना वो काम करता है, ठीक है। तो जितना एनर्जी वो लेने का है वो तो ले लेगा,
ठीक है, ले लिया, अपना आंतरिक ऊर्जा बढ़ा दिया, अब वो काम करने के लिए तैयार हो गया, तो बाकी का जो हीट देंगे वो किस क्या करेगा, बाकी का हीट से वो कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा दिया गया हीट है कुछ बर्बाद नहीं हुआ, आंतरिक ऊर्जा में बदला, और बाकी का जो हीट बचा वो क्या किया, उससे कार्य किया। ठीक है, तो इसका यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है तापमान के क्या बोल रहा है, तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती, निरपेक्ष तापमान से स्वतंत्र, निरपेक्ष तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका जो गतिज ऊर्जा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है बच्चों, उसका जो क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा होता है, जो गैस का जो गतिज ऊर्जा होता है वो जल्दी 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 ऐसे क्या होता है, कंपन करने लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है निम्न दाब और निम्न ताप पर। नहीं भैया, निम्न दाब और निम्न ताप पर नहीं, निम्न दाब और उच्च तापमान पर जो है, निम्न दाब और उच्च तापमान पर गैस किसके तरह व्यवहार करता है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है कि बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवर्तकाल क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा खड़ा हो जाता है झूला में, जैसे बैठा हुआ है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे है, जैसे वो खड़ा हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो एल है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही ये डिस्टेंस लिया गया है। जैसे ये लड़का जब बैठा हुआ रहेगा, ऐसे करके बैठा हुआ रहेगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए झूला है। ठीक है, ये झूला है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, और यहाँ से इसके एल को लिया गया है। जब ये लड़का क्या हो जाएगा कि खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आ जाएगा, और यहाँ पर इसका पैर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर हो गया, तो इसका एल देखिए क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एल क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर एल कम हो जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो भैया आपको बता देते हैं, जो स्प्रिंग का जो गतिज ऊर्जा होता है ना, स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा देखिए, स्प्रिंग का जो गतिज ऊर्जा होता है, हाँ यहाँ पर स्प्रिंग का जो गतिज ऊर्जा होता है वो होता है E = ½ K x² होता है। ठीक है, ये होता है स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा। और बोल रहा है कि इसका गतिज ऊर्जा भी है, कितना है, भी। एक स्प्रिंग है 2 मीटर लंबा खींचा गया, मतलब x = कितना बोल रहा है, 2 मीटर। तो इसका स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, इसका स्थितिज ऊर्जा को भी मानिए, और भी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ हो गया के एक्स का मान देखिए कितना है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, गुना 4, तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 2K। कितना हो जाएगा, 2K। बोल रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए। तो भैया अब बोल रहा है कि एक्स बराबर इसको कहाँ तक खींचा जाए, 10 किलोमीटर तक खींचा जाए, तो बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो चलिए, तो जब 10 किलोमीटर तक जो खींचा जाएगा तो जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसको हम लोग मान लेते हैं भी डैश। क्या मान लेते हैं, भी डैश। फॉर्मूला वही होगा, हाफ के एक्स, इसको एक्स डैश मान लेते हैं, एक्स डैश का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, हाफ के का के ही रहने दीजिए, और एक्स का मान कितना है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, देखिए कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा
कट के हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए, तो जो भी डैश है, जो भी डैश है वो कितना हो गया, 50 के। कितना हो गया, 50 के। ठीक है, देखिए ऑप्शन तो ये नहीं है। अब देखिए क्या है, जरा देखिए 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 देखिए, यहाँ से के निकला हुआ ना, तो यहाँ से जरा के बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर v/2 रखिए, तो v डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v/2। तो v/2 रखेंगे, के जगह हम देखिए 50 है, और के जगह हम क्या रखेंगे, v/2। तो कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जो ये नया स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 भी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है कि वायु में ध्वनि का प्रसार की घटना है, तो ये कहलाता है रुद्रसम परिक्रिया। कौन सा परिक्रिया, रुद्रसम परिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है कि तनी हुई डोरी की प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तीसरे हार्मोनिक की आवृत्तियां क्या होता है। आवृत्ति का मतलब होता है वो कितना बार मतलब कि दोलन कर रहा है। ठीक है, तो अगर तनी प्रथम हार्मोनिक हो तो आवृत्ति 1 हो जाएगा, द्वितीय है तो आवृत्ति 2 हो जाएगा, तृतीय तो आवृत्ति 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से प्रवाहित हो जाता है। तो भैया देखिए, जो ध्वनि तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस सब में क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। तो ध्वनि अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग देखिए अनुप्रस्थ तरंग तो है नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग तो नहीं जा सकता है, विद्युत लाइट वगैरह, तो लाइट तो ठोस में जाएगा नहीं, यांत्रिक तरंग है ये भी नहीं होगा। तो कौन सा तरंग हो जाएगा, ध्वनि तरंग हो जाएगा, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है बच्चों, वही जो ध्वनि तरंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि जो तरंग होता है ना वो अनुदैर्ध्य तरंग ही होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये था। चलिए ठीक है बच्चों, अब ये पूरा मॉडल सेट 1 का हम लोग फिजिक्स का सारा जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग हल किए। ठीक है, चलिए।